राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक चौधरी और ठग नगरी की कहानी है। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। किसी नगरी में एक चौधरी रहता था। उसका एक सौदागर दोस्त था। सौदागर ने चौधरी से कहा, क्या तुम पूरा दिन खेती बाड़ी में लगे रहते हो? मेरी तरह सस्ता माल खरीदो और महंगे में बेच दो। जहाँ भी तुम्हें सस्ते जानवर मिलते हैं, जैसे कि ऊंट और घोड़े, वहाँ से सस्ते खरीदो। और किसी अनजान शहर में जहाँ पर थोड़ा महंगा बिके, वहाँ पर मुनाफे से बेच दो। यह काम सबसे अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम भी सौदागिरी शुरू कर दो। चौधरी को भी यह बात जम गई और उसने भी उस दिन से व्यापार शुरू कर दिया। एक बार वह अपने बड़े बेटे के साथ व्यापार करने के लिए गया। उसने एक नगरी से सस्ते ऊंट खरीदे और किसी अनजान शहर में महंगी जगह पर जाके उन्हें मुनाफे से बेच दिया। अब उसे मुनाफे की बड़ी अच्छी रकम मिल चुकी थी। अपने बेटे को भी व्यापार सिखाने के इरादे से साथ में लेकर गया था। लौटते समय एक सराय में रुके। सराय में लोगों के बात करने का ढंग और रहने का सलीका देखकर चौधरी समझ गया कि यह अच्छे लोग नहीं हैं। उसने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि एक नगरी ऐसी भी है जहाँ पर सभी लोग धोखेबाज और बेईमान रहते हैं। चौधरी अच्छी तरह समझ गया था कि वह उसी नगरी में आ चुका है। चौधरी वहां से जल्दी ही निकलना चाह रहा था, पर रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अब वहां उसे रुकना पड़ा। उसने सोचा सुबह जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगा। सुबह होते ही चौधरी ने सराय के मालिक को किराया दिया और वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी सराय के मालिक का छोटा भाई रोते बिलखते हुए सराय में आ गया और जोर जोर से अपने भाग्य को कोसता हुआ रोने लगा। उसने बताया कि उसकी बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। अपने ऊपर आरोप लगता हुआ देखकर चौधरी एकदम से चौंक गया और अचंभे से बोला, यह सब मेरी वजह से कैसे हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है भला? मेरा तुम्हारी गर्भवती बीवी से क्या ताल्लुक? तो वह व्यक्ति बोला, जब तुम कल सराय में आए थे, घोड़े से उतरते वक्त तुम ऐसे हाँफ रहे थे कि तुम्हारी जोर जोर से सांस चल रही थी। तभी सराय से निकलता हुआ एक कीड़ा तुम्हारी सांस की जोर से मेरी पत्नी की नाक में चला गया। मेरी पत्नी उस समय सराय में ही बैठी हुई थी। तुम्हारी सांस की जोर से वो कीड़ा मेरी गर्भवती बीबी की नाक में चला गया और जिसकी वजह से उसे जोर से छींक आई। छींकते ही उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया। तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ेगा। यह सुनकर चौधरी बौखला गया। इतने में ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ का हर इंसान चौधरी को ही कसूरवार ठहरा रहा था। हर्जाने के तौर पर उन्होंने चौधरी का बेटा उनसे छीन लिया। बोले, बच्चे के बदले बच्चा। चौधरी खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने चौधरी की एक न सुनी। चौधरी किसी तरह पत्थर रखकर अपने घर वापिस आ गया। चौधरी को कोई होश न था क्योंकि उसने अपना बड़ा बेटा खो दिया था, पर छोटा बेटा अभी भी उसकी जिम्मेवारी था, जो कि अभी बहुत छोटा था। चौधरी ने अपने आप को संभाला और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका नाम उत्तम था। उत्तम जब जवान हुआ तो चौधरी के पास 4 घोड़े थे, जो कि बहुत अच्छी नस्ल के थे। उसने उत्तम से कहा, बेटा, मेरे पास अच्छी नस्ल के 4 घोड़े हैं। तुम इन्हें किसी दूसरे देश में जाकर बेच कर आ जाओ। इन्हें किसी ऐसे देश में बेचना जहां से अच्छा मुनाफा मिले। चारों घोड़े उम्दा नस्ल के हैं, एक घोड़े के 100 सिक्के मिल ही जाएंगे। उत्तम सिंह यह सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उत्तम को नई नई जगह पर घूमना बड़ा अच्छा लगता था। अब उसने हामी भर दी और कहा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही चारों घोड़ों को लेकर निकल जाऊंगा। जैसे ही उत्तम सिंह अगले दिन तैयार होकर घोड़े लेकर निकला तो पिता ने एक सलाह दी, बेटा, पश्चिम दिशा की तरफ ना जाना, भूल से भी उस तरफ ना जाना, चाहे चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में चले जाना। उत्तम ने यह बात सुनी तो अपने पिता से पूछा, क्यों पिताजी, ऐसा पश्चिम दिशा में क्या है
जो आप मुझे पश्चिम दिशा में जाने से रोक रहे हैं। तो चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर पूरी कहानी अपने बेटे को सुना दी कि कैसे उस बेईमान नगरी में उसके बड़े भाई को उनसे छीन लिया गया। उत्तम सिंह ने अपने पिता को दिलासा दिया कि ठीक है पिताजी, मैं पश्चिम दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा। उत्तम चारों घोड़ों को लेकर एक अनजान शहर की तरफ चल दिया। वह बहुत दूर निकल आया था, तभी उसे रास्ते में एक नदी दिखी। नदी पार करने के लिए वो चारों तरफ नाव देखने लगा, जिससे वो अपने घोड़ों को भी नदी के पार ले जा सके। पर उसे कोई बड़ी नाव वाला ना दिखा। एक छोटी ही नौका वाला वहां पर नाविक खड़ा हुआ था। उसने कहा, मेरी नाव तो बहुत छोटी है, अगर तुम पश्चिम दिशा की तरफ चले जाओ तो वहां पर तुम्हें कोई बड़ी नाव जरूर मिल जाएगी, जो तुम्हारे घोड़ों को नदी पार करा देगी। सुनकर उत्तम अपने चारों घोड़ों के साथ पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया कि तभी जोर से आंधी आई और आंधी का वेग इतना तेज था कि उत्तम के कदम खुद ब खुद पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ते चले गए। आंधी का वेग जब थोड़ा कम हुआ तो उत्तम सिंह बहुत आगे निकल चुका था और अब वो एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसे रात हो गई और उतरते उतरते सुबह हो गई। सुबह हुई तो उत्तम ने देखा कि वह एक बस्ती में पहुंच गया है। बस्ती वालों की बातें और अजीब तरह का व्यवहार देखकर उत्तम समझ गया कि वह उसी जगह पर आ गया है जहां के लिए उसके पिता ने मना किया था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से वापिस चले जाना चाहिए। अर्जुन जैसे ही वापिस जाने के लिए मुड़ा, फिर अचानक ही उसके मन में विचार आया कि जब यहाँ आ गया हूँ तो एक बार बस्ती घूम कर देख ही लेता हूँ कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। यही विचार कर अर्जुन थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसका पैर फिसला और वो गिरते पड़ते एक पहाड़ी से नीचे आ गिरा। उसके घोड़े भी दौड़कर उसके पास आ गए। अब उत्तम जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसे देखकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उत्तम ने जब बूढ़े की बात सुनी तो उसे लगा कि पिताजी तो बेकार में ही बोल रहे थे कि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते। ये बाबा कितने प्यार से मेरी फिक्र में मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे चोट तो नहीं लगी। अर्जुन अभी उस आदमी को शुक्रिया बोलने का सोच ही रहा था कि तभी उस बूढ़े ने रोना गाना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि अर्जुन के नीचे दबकर एक मेंढक मर गया था और बूढ़ा आदमी उस मेंढक को देखकर जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मेरे बच्चे, तुझे इस आदमी ने मारा है, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसका रोना गाना सुनकर बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए थे और किसी अनजान भाषा में उस बूढ़े आदमी से बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने उत्तम को बताया कि इस बूढ़े की कोई औलाद नहीं थी। इसने इस मेंढक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, जिसे तुमने अभी अभी मार दिया है, और अब यह बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए ये रो रहा है। इतना कहकर सभी गांव वाले भी उस बूढ़े आदमी के साथ रोने गाने और विलाप करने लगे। अर्जुन यह सब देखकर बौखला गया। वह वहां से जल्दी निकलना चाहता था, इसलिए उसने कहा, बाबा मुझे तुम्हारे बेटे के मरने का बड़ा खेद है, पर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दुख मैं किस तरह से कम कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी झट से बोला, अपना एक घोड़ा मुझे दे दो तो मैं समझ लूंगा कि मेरा बेटा गया है तो दूसरा बेटा मुझे मिल गया। उत्तम बौखला गया, बोला, एक मरे से मेंढक के लिए मैं तुम्हें अपना उम्दा घोड़ा कैसे दे सकता हूँ? तो वह बूढ़ा बोला, बेटा तुम्हारा एक घोड़ा मेरे बच्चे से बढ़कर है क्या? तुमने मेरे बेटे को मारा है, याद रखो मैं तुम्हें कोतवाल के सामने भी खड़ा कर सकता हूँ। सारे लोग भी उस बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब उत्तम को परेशान होकर दुखी मन से एक घोड़ा बूढ़े को देना पड़ा। अब उत्तम वहां से जल्द निकलना चाहता था। वह किसी आसान रास्ते की तलाश में था। पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहता था। सोच रहा था कोई आसान रास्ता मिल जाए जिससे पहाड़ के उस तरफ पहुंच जाऊं। इसलिए उत्तम पैदल ही चल दिया। पैदल चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। अब उत्तम का भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उसने देखा सामने ही एक घर है। उत्तम ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खुला तो क्या देखता है उत्तम? जिस आदमी ने दरवाजा खोला उसकी एक ही आंख है। उस एक आंख वाले ने दरवाजा खोलते ही पूछा
क्या चाहिए? उत्तम ने कहा, भैया पीने के लिए पानी, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? भूख के मारे बुरा हाल है। उस एक आंख वाले आदमी ने उत्तम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भैया खाने के लिए तो कुछ ना होगा, पीने के लिए पानी चाहे तुम कितना भी पी लो। अब पेट भरने के लिए क्या चाहिए? उसे तो पानी से भी भरा जा सकता है। सो उत्तम ने कहा, ठीक है भैया, पानी ही पिला दो। उस एक आंख वाले आदमी ने उत्तम को पानी पिलाया। पानी पीकर उत्तम ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उस एक आंख वाले आदमी ने उत्तम से पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उत्तम ने अपने शहर और अपने पिता का नाम उस एक आंख वाले आदमी को बता दिया। उत्तम के पिता का नाम सुनते ही उस आदमी ने झट से उत्तम की बाजू पकड़ ली और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। सुनो नौजवान, आज से 20 साल पहले मैं तुम्हारे देश व्यापार के लिए गया था। वहां पहुंचते ही मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने उससे 200 रुपये मांगे तो उसने जमानत के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए कहा। मेरे पास जमानत पर रखने के लिए कुछ भी नहीं था, सो उसने कहा, तुम अपनी एक आंख गिरवी रख दो। मुझे पैसे की उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, सो मैंने अपनी एक आंख गिरवी रख दी। तुम्हारे बाप के पास मेरी एक आंख गिरवी पड़ी हुई है। उसने कहा था कि 1 साल बाद आकर वह अपने 200 रुपये ले जाएगा और मेरी आंख मुझे वापस दे जाएगा। 20 साल गुजर गए हैं नौजवान, अभी तक तुम्हारा बाप मेरी आंख लेकर नहीं आया। अब तुम आ गए हो तो अब तुम मेरी आंख मुझे वापस करो और अपने 200 रुपये ले लो। साथ में मैं तुम्हें 500 रुपये ब्याज के भी देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरी आंख मुझे वापस कर दो। बाप का कर्ज उतारना बेटे का फर्ज होता है, सो लाओ जल्दी मेरी आंख मुझे वापस करो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी उत्तम पर दबाव डालने लगे कि इसकी आंख इसे वापस करो। उत्तम सिंह बौखला गया था। वह रोने की कगार पर पहुंच गया था। उसने पूछा कि आंख तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? तो उस एक आंख वाले आदमी ने कहा, ठीक है, अपना एक घोड़ा मेरे पास छोड़ जाओ, मेरी आंख लेकर आओ। जब मेरी आंख वापस लेकर आओगे तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा और तुम्हारे ब्याज के पैसे और 200 रुपये जो मैंने लिए थे वो भी वापस कर दूंगा। तब तक तुम्हारा घोड़ा और पैसे मेरे पास ही रहेंगे। मजबूर होकर उत्तम को एक घोड़ा उस एक आंख वाले आदमी को देना ही पड़ा। घोड़ा तो उसने दे दिया, पर अब उत्तम रोने के कागार पर पहुंच गया था। एक तो पहाड़ से गिरने की वजह से उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, दूसरा उसके उम्दा घोड़े, दो दो घोड़े उसके हाथ से चले गए थे। अर्जुन रोता बिलखता परेशान होता पैदल ही चलने लगा। दोनों घोड़े उसके साथ थे। अर्जुन का थकावट से बुरा हाल हो रहा था, अब उससे हिला भी ना जा रहा था। वह चलते चलते एक बगीचे में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर के लिए अर्जुन की आंख लग गई। जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा पास के पेड़ के नीचे बैठे दो आदमी शतरंज खेल रहे हैं। अर्जुन ने भी सोचा, थोड़ी देर अपना मन हल्का करने के लिए मैं भी शतरंज खेल लेता हूँ। यही सोचकर वह उन आदमियों के पास पहुंचा तो वह आदमी उससे बोले, क्यों भाई, तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो क्या? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, तुम शतरंज खेल सकते हो, पर हमारी एक शर्त है, जो भी इस खेल में हारेगा उसे जीतने वाले के द्वारा एक काम करना पड़ेगा। उस आदमी ने सेब के पेड़ की तरफ देखते हुए कहा। तो अर्जुन ने इससे अंदाजा लगाया कि शायद ये हारने वाले से सेब के पेड़ से सेब तुड़वाएंगे, इससे ज्यादा और क्या ही करवाएंगे। अर्जुन ने उनकी शर्त मान ली और शतरंज खेलने बैठ गया। शतरंज के खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और हार गया। जीतने वाले आदमी ने उससे कहा, अब तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है भाई, पेड़ से सेब तोड़ना भला कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी चढ़कर तोड़ देता हूँ। यह सुन जीतने वाला आदमी बोला, तुमसे किसने कहा कि मुझे पेड़ से सेब तुड़वाने हैं? मुझे तो तुमसे दूसरा ही काम करवाना है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा काम? वह बोला, मुझे तुमसे समुद्र खाली करवाना है। तुम्हें बाल्टी भर भर कर समुद्र खाली करना है। अगर तुमने समुद्र खाली ना किया
तो तुम्हें 1000 अशर्फियाँ मुझे हर जाने के तौर पर देनी पड़ेंगी। सुनकर अर्जुन बोला, अरे भाई, भला समुद्र को कौन खाली कर सकता है? तो शतरंज जीतने वाला आदमी बोला, यह सब मैं नहीं जानता, हमारी शर्त यही थी कि हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। अब या तो तुम समुद्र खाली करो या फिर 1000 अशर्फियाँ मुझे दो। उत्तम अब रोने लगा और गिड़गिड़ा कर बोला, भाई, मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ। मेरे 2 उम्दा नस्ल के घोड़े इस गांव के बेईमानों ने लूट लिए हैं। तुम तो मुझ पर रहम खाओ। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने उत्तम से पूछा, भाई क्या हुआ? पर उत्तम ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। अब उत्तम किसी से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे सब बेईमान ही नजर आ रहे थे। अब उसे किसी पर विश्वास नहीं था। उस आदमी के बार बार जोर देने पर उत्तम ने उसे सारी बात बता दी। उस आदमी ने उत्तम से कहा, चुप हो जा मेरे दोस्त, यह गांव ऐसा ही है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे घोड़े तुम्हें वापस मिल जाएं। चलो, तुम मेरे साथ राजा के दरबार चलो। अब राजा के दरबार में जाने की बात सुनकर उत्तम पहले तो घबरा गया कि अब मैं एक और नई मुसीबत में न फंस जाऊं। फिर उत्तम ने सोचा, अब मेरे पास खोने के लिए रह ही क्या गया है, सो चल देते हैं राजा के दरबार। वह उस राहगीर के साथ साथ राजा के दरबार में चल दिया। पीछे पीछे वह आदमी भी था जिससे वह सरतहारा था। वह थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उत्तम और वह राहगीर थोड़ा तेज तेज चल रहे थे। अब मौका पाते ही उस राहगीर ने उत्तम के कान में एक तरकीब बताई कि उसे राजा के दरबार में क्या बोलना है, और नजर बचते ही एक मेंढक पकड़कर उत्तम की जेब में रख दिया। राजा के दरबार में पहुंचते ही उस राहगीर ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने हुक्म देकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को भी दरबार में बुला लिया और पूछा, बताओ माजरा क्या है? सबसे पहले बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर, इस आदमी ने मेरे मेंढक को मार डाला, जिसको मैंने बेटे की तरह पाल पोसा था। अब बताइए, मैंने क्या गुनाह किया है इसका घोड़ा लेकर? उत्तम बोला, हुजूर, यह देखिए, मेरे पास भी एक मेंढक है जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। इतना कहकर उत्तम ने अपनी जेब से मेंढक निकाल लिया और राजा के सामने रखते हुए कहा, हुजूर, जिस तरह से मैं पहाड़ से गिरकर इसके मेंढक पर गिरा था और इसका मेंढक मर गया, उसी तरह यह बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़कर मेरे मेंढक पर गिर जाएं और मेरे मेंढक को मार दें। इस तरह से इनका बदला पूरा हो जाएगा। राजा को भी यह बात जच गई। राजा ने गरज कर कहा, हाँ, यह बिल्कुल सही न्याय होगा। अब बूढ़े आदमी के पास घोड़े को वापस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने धीरे से घोड़े को वापस कर दिया और वहां से चला गया। अब वारी आई एक आंख वाले आदमी की। उत्तम सिंह ने कहा, हुजूर, यह बात सच है कि मेरे पिता को अजीब अजीब शौक हैं। उनमें से एक शौक यह भी है कि वह लोगों की आंखें इकट्ठी करते हैं। मेरा गोदाम आंखों से भरा पड़ा है, पर दिक्कत यह है कि मैं इनकी आंख पहचानूंगा कैसे? अब एक ही काम हो सकता है, आप इनकी दूसरी आंख भी मुझे दिलवा दीजिए, जिससे मैं गोदाम में जाकर इनकी जोड़ी की आंख पहचान कर ले आऊं। महाराज ने सुनते ही कहा, हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम इसकी दूसरी आंख लेकर जाओ और जोड़ी की आंख पहचान कर लेकर आओ। अब एक आंख वाला आदमी चुपचाप घोड़ा वापस करके जाने लगा। उसे अब दूसरी आंख लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मुझे मेरी दूसरी आंख नहीं चाहिए, मैं एक आंख के साथ ही ठीक हूँ। इतना कहकर एक आंख वाला आदमी धीरे से दरबार से खिसक लिया। अब वारी आई उस आदमी की जिसने उत्तम को शतरंज में हराया था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैंने इस उत्तम सिंह नाम के आदमी को शतरंज में हराया है। शर्त यह थी कि इसको समुद्र खाली करना पड़ेगा, नहीं तो 1000 अशर्फियाँ देनी पड़ेंगी। उत्तम ने कहा, महाराज, मैं तो समुद्र खाली करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले यह आदमी समुद्र में बहकर आने वाली नदियों का पानी रोक दे, क्योंकि मैं समुद्र खाली करूँगा और पीछे से वो नदियाँ समुद्र को फिर से भर देंगी। यह उन नदियों का पानी रोक दे पहले, फिर मैं बाद में समुद्र खाली कर दूंगा। सुनकर राजा पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने उस आदमी से कहा, ठीक है भाई, अब तुम जाकर पहले नदियाँ का पानी बंद करोगे, उसके बाद ही यह व्यक्ति समुद्र खाली करेगा। यह सुनकर शर्त जीतने वाला आदमी चुपचाप वहां से खिसक गया।
अब उत्तम को उसके सारे घोड़े वापस मिल चुके थे। उसने राजा को धन्यवाद दिया और राज दरबार से बाहर निकल गई। वह राहगीर बोला कि मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल कर आता हूँ, कहीं तुम और किसी नई मुसीबत में न फंस जाओ। चलते चलते राहगीर ने अपनी आस्तीन को थोड़ा ऊपर किया तो उत्तम ने राहगीर के हाथ पर एक चांद कैसा निशान बना हुआ देखा। अब उसे अपने पिता की वो बात याद आई कि तुम्हारे खोए हुए भाई के हाथ पर चांद कैसा निशान बना हुआ है। उत्तम सिंह ने पहचान लिया कि यह तो मेरा खोया हुआ भाई है। उसने दौड़कर उस राहगीर को अपने गले से लगा लिया और आंखों से आंसुधारा बहने लगी। राहगीर बड़े सकते में था कि यह कैसे उससे गले मिल रहा है, जैसे कोई अपना हो। राहगीर ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तब उत्तम ने सारी बात उसे बता दी, जो उसके पिता ने सफर पर निकलने से पहले उत्तम को बताई थी। यह सुनकर उस राहगीर को याद आया। उसने उत्तम को बताया कि जिस ठग ने पिता से उसे ठगा था, उसकी अब मृत्यु हो गई है। इतने दिन तक ठगों की बस्ती में ठगों के साथ रहते रहते उनके सारे तौर तरीके मैंने सीख लिए हैं और अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तम सिंह ने कहा, ठीक है भाई, हम आज ही यहाँ से निकलेंगे। चलते चलते दोनों भाई दक्षिण दिशा की तरफ निकल गए। एक शहर में जाकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े बड़ी अच्छी कीमत पर बेचे और बाकी के बचे 2 घोड़ों पर बैठकर अपने घर पहुंच गए। पिता ने जब देखा उत्तम सिंह के साथ एक और नौजवान आ रहा है तो उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला और अपने बेटे के पास आकर पूछा, बेटा, यह कौन है तुम्हारे साथ? तो उत्तम सिंह ने आंखों में आंसू भर के कहा, पिताजी, नहीं पहचाना? यह मेरे बड़े भैया रुस्तम सिंह हैं, जिनको 15 साल पहले ठगों ने आपसे छीन लिया था। आज मैं इन्हें लौटा कर घर ले आया हूँ। इतना सुनते ही चौधरी दौड़कर आया और अपने खोए बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन ये आंसू अब खुशी के थे। दोस्तों, एक चौधरी का बेटा अपनी बुद्धिमत्ता और होशियारी से ना कि अपने चारों घोड़े बल्कि अपने भाई को भी उन ठगों के चंगुल से छुड़ा कर ले आया। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यार दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। ऐसी कामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।